धर्मा का महायुद्ध, अनकही कथा, भाग 2, साइंस फिक्शन स्टोरी, अध्याय 2, नोकोविद कैद में। सर, खबर पक्की है, डाइस डरते हुए बोला। क्या? नोकोविद ने खूंखार स्वर में जवाब दिया। वो दोनों नोकोविद के बड़े चैम्बर में थे, जो जॉर प्लैनेट के नोडोल शहर के बीचों बीच था। इस बड़े चैम्बर में इस वक्त 3 लोग थे, नोकोविद, डाइस और डाइस का सबसे चहेता मातहत, जिसने डाइस को ये खबर दी थी। डाइस बोला, सर, कॉमेट ग्रह पर बिलीवर ऑफ बॉफ की सेना का कब्जा हो गया है। लगता है उन्हें मर्कल से हथियार मिले हैं। उन्होंने हमारी अजय सेना को वहां से खदेड़ दिया है। नोकोविद के सामने जॉर साम्राज्य का पूरा नक्शा आर्टिफिशियल स्क्रीन पर दिख रहा था। कॉमेट ग्रह जैन जॉर मंडल का हिस्सा था और जॉर प्लैनेट से तकरीबन 5 प्रकाश वर्ष दूर था। ये जॉर साम्राज्य का इनर सर्कल था। जॉर साम्राज्य का वो हिस्सा जो मदर प्लैनेट जॉर से 10 प्रकाश वर्ष के अंदर था और जहां सभी प्रकार के महत्वपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न लोग रहते थे। जॉर साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था इनर सर्कल। इनर सर्कल पर हमला मतलब जॉर साम्राज्य के दिल पर हमला। नोकोविद ने स्क्रीन पर यह भी देखा कि कॉमेट ग्रह पर कब्जे से जॉर प्लैनेट पर आने वाले अनेकों स्पेसशिप जो जैन सौरमंडल से गुजरने वाले सुपर स्पेसवे का इस्तेमाल करते थे, वो कट गया था। बिलीवर ऑफ बॉफ ने अनेकों मालवाहक और पैसेंजर शिप्स को लूट लिया था और काफी कत्ले आम मचा दिया था। इन टेररिस्ट की इतनी हिम्मत कि ये जॉर साम्राज्य के इनर सर्कल में आकर इतना दुस्साहस कर सके। नोकोविद गुर्राया। सर, और उन्होंने आपको चुनौती भी दी है कि यदि नोकोविद में हिम्मत है तो इन्हें अकेला हरा के दिखाए। डाइस के साथ आया उसका मातहत बोला। डाइस को ये पसंद नहीं आया कि उसके मातहत ने बिना उसकी इजाजत के बीच में नोकोविद को बता दिया, जो शायद डाइस खुद नहीं बताता। परंतु अब तीर निकल चुका था। नोकोविद अत्यधिक क्रोध में भर चुका था। इससे पहले डाइस कुछ बोलता और सिचुएशन संभालता, नोकोविद बोला, ठीक है, फिर इन टेररिस्ट को बता देते हैं कि नोकोविद किस बला का नाम है। सर, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अजय सेना लेकर जाऊंगा और कॉमेट ग्रह को इन टेररिस्ट से आजाद करा लूंगा। नहीं, नोकोविद चीखा। इन टेररिस्ट ने यह दुस्साहस इसलिए किया है क्योंकि इनका सरगना वो प्रोफेसर बोरो पकड़ा गया है। इन्होंने मुझे भी इसलिए ललकारा है क्योंकि प्रोफेसर बोरो ने ही इनको बोला होगा कि कभी वो पकड़ा जाए तो ये टेररिस्ट मुझे ललकारे। बोरो ने इनको ये बोला होगा कि मुझे क्विड का प्रयोग बोरो ने सिखाया है और मैं बिना बोरो की सहायता के उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उस मूर्ख प्रोफेसर बोरो को और उसके साथियों को मुझे बताना ही होगा कि मैं न सिर्फ क्विड का प्रयोग कर सकता हूं, बल्कि इन तुच्छ टेररिस्ट को मैं आसानी से मसल सकता हूं। डाइस को इसी बात का डर था। वो बोला, सर, आप एक बार क्विड का प्रयोग करके देख चुके हैं। वो गैलेक्सी को भी नष्ट कर सकता है। नोकोविद थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, डाइस, मैं क्विड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी प्रियतमा ने मुझसे ये वचन लिया था और मैं उससे दगा नहीं कर सकता। नोकोविद बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि उसकी पत्नी, जिससे वो इतना प्रेम करता था, अब नहीं रही थी और उसके प्यार की निशानी उसका पुत्र क्रूर बोरो द्वारा उससे छीन लिया गया था। पर सर, डाइस कुछ बोलने वाला था, परंतु नोकोविद ने बीच में बोला, चिंता मत करो डाइस, मेरे पास क्विड ही एकमात्र हथियार नहीं है। डाइस को अब अत्यधिक चिंता होने लगी थी। उसे पता था कि बोरो की गिरफ्तारी के बाद ऐसे टेररिस्ट घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। वो और उसकी अजय सेना तैयार थी, परंतु सबसे मुश्किल था नोकोविद को संभालना। उसे अपने साथ इस मूर्ख मातहत को लेकर नहीं आना चाहिए था। नाना अपने उस अनजान शख्स के आगे बेबस बैठा हुआ था। वो बोला, तुमने कहा था कि मैं प्रोफेसर बोरो का केस ले लूं। मैंने ले लिया और तुम्हें जो भी बात प्रोफेसर बोरो के साथ हुई वो मैंने सब बता दी। तुमने अच्छा काम किया। धर्मा बोला। नाना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मा,
जिसे उसकी बेटी बेहोशी की हालत में उसके घर लेकर आई थी, इतना शातिर और खतरनाक है। धर्मा ने जल्दी समझ लिया था कि नाना बेनीज कंपनी के खिलाफ उसका प्रयोग करना चाहता है, परंतु धर्मा 7वें आयाम से आया था और ब्लैक रॉक कार की कोई गलती थी ही नहीं। धर्मा ने यदि ये बयान दे दिया तो नाना ने जो लीगल नोटिस बेनीज कंपनी को भेजा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगा। धर्मा ने नाना से वादा किया था कि यदि वो प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो का केस लड़े तो धर्मा उसे बेनीज कंपनी से बहुत बड़ा कंपनसेशन दिलवा देगा। परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आ रही धर्मा। इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, धर्मा बोला कि मुझे प्रोफेसर बोरो में क्या इंटरेस्ट है। हाँ धर्मा, तुम्हें इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा जानकारी हानिकारक होती है नाना। नाना सक पका गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, धर्मा बोला, तुम सोचो कि हम बेनीज को क्या बोले, क्योंकि मेरा स्कैन करके वो जान लेंगे कि मैं इरिट्रिया में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ। हाँ, ये तो दिक्कत है। मुझे नहीं पता था कि तुम 7वें आयाम से सीधे आए हो। मेरे से ही गलती हो गई कि तुम्हारे होश में आने से पहले ही मैंने लीगल नोटिस बेनीज कंपनी को भेज दिया। कोई बात नहीं नाना, धर्मा ने कुटिलतापूर्वक बोला। तुमने अपने लालच के कारण अपने आप को फंसा लिया, परंतु मैं सन ऑफ गॉड हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। परंतु कैसे? मुझे तुम्हारी एक फेक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। नाना चिंतित स्वर में बोला। तुम चिंता मत करो नाना, मुझे इतना बताओ कि ये बिलीवर ऑफ बॉफ के लोग कहाँ मिलेंगे। नाना के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसके माथे से पसीना टपकने लग गया। ये शख्स धर्मा क्या टेररिस्ट है? नाना के होश फक्त हो गए। धर्मा को समझ आ गया था नाना की चिंता क्या है। धर्मा मरियाना की तरफ मुड़कर बोला, क्या मैं तुम्हें टेररिस्ट लगता हूं? मरियाना, जो धर्मा के सुडौल शरीर पर पहले से ही मोहित थी, बोली, बिल्कुल नहीं, तुम तो हीरो हो, मेरे हीरो। नाना को अब उस रात पर दुख हो रहा था कि क्यों उसने लालच में धर्मा जैसे खतरनाक इंसान को अपने घर में बुलाया। परंतु जो नाना को नहीं पता था वो ये कि धर्मा वाकई में हीरो था। वो नाना का बुरा होने नहीं देगा। तुम टेंशन मत लो नाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, धर्मा ने बहुत ही धैर्य और विश्वास से कहा। नाना को पहली बार धर्मा की बात सुनकर कुछ संतुष्टि मिली। वो बोला, परंतु तुम उन टेररिस्ट से क्यों मिलना चाहते हो? अरे मेरे प्यारे वकील साहब, यदि मुझे फेक आइडेंटिटी बनानी है तो वो मदद करेंगे, परंतु वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? नाना कंफ्यूज स्वर में बोला, क्योंकि मैं सन ऑफ गॉड हूं। यदि वो बॉफ में मानते हैं तो मुझ में तो मानेंगे। तुम साबित कैसे करोगे कि तुम सन ऑफ गॉड हो? नाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धर्मा क्या बोलना चाह रहा है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे इतना बताओ, मुझे कहाँ जाना है? नाना ने कुछ सोचा, फिर वो बोला, तुम्हें लेनोगो शहर जाना पड़ेगा, समुद्र तल में, क्योंकि अधिकतर बिलीवर ऑफ बॉफ वही हैं। धर्मा ने हामी में सर हिला दिया। ठीक है, मुझे तुम लेनोगो शहर जाने का रास्ता बतला दो। रास्ता क्यों? मैं तुम्हें ब्लैक रॉक में लेके चलती हूँ, मरियाना बोली। नाना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी पुत्री कतई मूर्ख थी। वो किसी तरह इस धर्मा से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो उसके साथ जाने की बात कर रही थी। नहीं मरियाना, अगर तुम मेरे साथ गई तो तुम्हारे पिता को पसंद नहीं आएगा। मैं अपना रास्ता खुद ही तय करूंगा, धर्मा ने नाना की ओर देखकर बोला। नाना को यकीन नहीं हो रहा था कि धर्मा उसकी इतनी मदद करेगा। धर्मा चाहता तो मरियाना को साथ ले जा सकता था। धर्मा के पास पैसे नहीं थे, ना ही वो इरिट्रिया के सिस्टम के बारे में जानता था। मैं जल्दी ही आऊँगा ताकि तुम्हें बेनीज कंपनी से पैसे दिलवा सकूं। मुझे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दो, मैं टच में रहूँगा, धर्मा बोला। नाना को यकीन आ चुका था कि धर्मा उसका कोई अहित नहीं करेगा। वो चाहता तो नाना को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता था, परंतु धर्मा ने वैसा नहीं किया था। नाना की नज़रों में धर्मा की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
सर, क्या आप वाकई अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते? डायस बोला। वो और नोकोविद एक बहुत बड़े मैदान में खड़े हुए थे। नहीं, नोकोविद ने खुकार स्वर में बोला। सर, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है। नोकोविद ने अपने बेल्ट के बक्कल को मानसिक संदेश भेजा और नोकोविद और डायस के समक्ष प्रस्तुत था एक बहुत ही विशालकाय स्पेसशिप। डायस ने पहली बार देखा था कि कैसे एक बहुत छोटा सा बक्कल नोकोविद का मानसिक आदेश पाकर धीरे धीरे एक अति विशाल और सोफिस्टिकेटेड स्पेसशिप में बदल गया था। बोमिनी इतना सुंदर था कि उसके जैसा कुछ भी डायस ने पहले नहीं देखा था। नोकोविद ने मानसिक संदेश दिया और बोमिनी ने नोकोविद और डायस दोनों को अपने अंदर बीम कर लिया। बोमिनी में प्रवेश केवल बोमिनी की मर्जी से ही हो सकता था। डायस नोकोविद के साथ बोमिनी के एक आलीशान कमरे में बैठा हुआ था। चारों ओर अजीब तरह के यंत्र जड़े हुए थे जो डायस की समझ से परे थे। नोकोविद ने मानसिक संदेश दिया और बोमिनी कुछ ही पलों में सौर प्लैनेट से बाहर उड़ान भर चुका था। बोमिनी ने जल्द ही सुपर स्पेसवे का रास्ता पकड़ लिया था और सौर मंडल को चीरता हुआ कुछ ही मिनटों में बोमिनी 5 प्रकाश वर्ष दूर कॉमेट ग्रह के पास पहुंच चुका था। नोकोविद ने मानसिक संदेश दिया, स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करो। डायस को कुछ समझ नहीं आया। नोकोविद ने विस्मय से भरे डायस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब दुश्मन का कोई भी रडार, लिडार या खोजी तंत्र हमें नहीं देख सकेगा। हम आसानी से दुश्मन की किलेबंदी को पार करते हुए अंदर तक चले जाएंगे। बोमिनी ने स्टेल्थ मोड एक्टिवेट कर दिया है। अब बोमिनी सुपर स्पेसवे से बाहर आ चुका था और धीरे धीरे कॉमेट ग्रह की ओर बढ़ रहा था। डायस के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। डायस उस आलीशान कमरे में बैठा हुआ था, परंतु उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अनेकों स्वादिष्ट व्यंजन और पेय पदार्थ जो ड्रॉइड्स और रोबोट द्वारा पेश किए जा रहे थे उसके लिए बेमानी थे। वो बस अपने सामने मौजूद आर्टिफिशियल स्क्रीन के बाहर विजुअल्स देख रहा था। कॉमेट ग्रह के आसपास का पूरा हिस्सा एक वॉर जोन बना हुआ था। अनेकों वॉरशिप्स जो घातक हथियारों से लैस थे वहां पर मौजूद थे। हालांकि नोकोविद ने उसे बता दिया था कि वो लोग अभी अदृश्य हैं और उनके दुश्मन बोमिनी को नहीं देख सकते, परंतु फिर भी डायस बेचैन था। वो इन खतरनाक टेररिस्टों के बीच अकेला था। अंतरिक्ष में जहां भी देखो वहां दुश्मन का जहाज नजर आ रहा था। डायस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन टेररिस्टों ने अजय सेना के टुकड़े को हरा दिया था और इन खतरनाक कातिलों की फौज के बीच वो और नोकोविद अकेले थे। नोकोविद वाकई पागल है और इतना ज्यादा खतरा उठाना सरासर पागलपन है। कॉमेट ग्रह के चारों ओर तकरीबन 1200 वॉरशिप्स ने घेराबंदी कर रखी है। अधिकतर वॉरशिप्स कैटेगरी 2 के हैं तथा 15 ऐसे वॉरशिप्स हैं जो कैटेगरी 3 के हैं। बोमिनी ने नोकोविद और डायस दोनों को ही मानसिक संदेश दिया। डायस का दिल बैठ गया। कैटेगरी 3 के वॉरशिप्स बेहद खतरनाक होते थे। उनके प्रहार सटीक और तेज होते थे। उनके लेजर फायर की गति प्रकाश की गति से अनेकों गुना तेज होती थी और बोमिनी में यदि नोकोविद भागने की कोशिश भी करे तो जब तक बोमिनी सुपर स्पेसवे तक पहुंचेगा कैटेगरी 3 शिप्स बोमिनी को नष्ट कर चुके होंगे। यहां से नोकोविद और वो अब जिंदा वापस नहीं जा सकते थे। डायस, इतनी चिंता करते हो? क्या जान इतनी प्यारी है? नोकोविद ने मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया। डायस सकपका गया। सर, मैं जानता हूं हम अदृश्य हैं, परंतु यदि किसी तरह इनको हमारी भनक लग गई तो हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। हमें तुरंत वापस जाना चाहिए और पूरी अजय सेना के साथ आना चाहिए। डायस, नोकोविद खुकार स्वर में बोला, इन मूर्ख टेररिस्टों ने मुझे चुनौती दी है और आज इन्हें जान लेने दो कि नोकोविद किस बला का नाम है। नोकोविद के चेहरे पर एक अलग ही उत्तेजना और आंखों में अंगार भरी चमक थी। डायस का आधा मानव आधा मशीन शरीर इस वक्त डर से थर थर कांप रहा था, परंतु नोकोविद को किसी प्रकार की कोई चिंता न थी। धीरे धीरे बोमिनी उस किलाबंदी के अंदर घुस रहा था। एक के बाद एक वॉरशिप्स की परतों को पार करता हुआ
अदृश्य बोमिनी कॉमेट ग्रह के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचा। यदि नोकोविद और डायस बोमिनी के अलावा किसी और विमान में होते तो इतना आगे तक इतनी आसानी से नहीं आ सकते थे। घेराबंदी कुछ इस कदर पुख्ता थी कि अजय सेना जैसे माहिर सेना को भी इस किलेबंदी को तोड़ना बेहद दुर्बर होता। कई जहाज सर्कुलर फॉर्मेशन में थे और कोई भी इन्हें आसानी से पार नहीं कर सकता था। बोमिनी अदृश्य था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वो लोग कॉमेट ग्रह के आंतरिक वातावरण में पहुंच गए थे। बोमिनी उस ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा था और अनेकों फोटोग्राफ्स और वीडियो लेकर नोकोविद और डाइस को दिखा रहा था। नोकोविद ने देखा कि कॉमेट पर पूरी तरह से बिलीवर ऑफ बॉफ के टेररिस्ट का कब्जा हो चुका था। कॉमेट ग्रह के सारे मुख्य शहरों पर अब बिलीवर ऑफ बॉफ के टेररिस्ट थे। कॉमेट के लोग उनके अत्याचारों का शिकार हो रहे थे। नोकोविद को ये देखकर अत्यधिक दुख और ग्लानि हो रही थी कि उसके शासन में उसके साम्राज्य के लोगों पर ये टेररिस्ट अत्याचार कर रहे थे। डाइस भी अनेकों भयावह दृश्यों को देखकर दुख और गुस्से से भर उठा था। सर, हमारी अजय सेना इनसे इतनी आसानी से कैसे हार गई? क्योंकि डाइस, इन टेररिस्ट को मर्कल की गोल्डन आर्मी का सहयोग प्राप्त है। अजय सेना इन मूर्ख बिलीवर ऑफ बॉफ से नहीं हारी, अपितु मर्कल की गोल्डन आर्मी ने उन्हें हराया। ये टेररिस्ट वास्तव में मर्कल के अति प्रशिक्षित फाइटर हैं। परंतु सर, इन्हें आपका डर नहीं? उस टेररिस्ट सरगना बोरो और उसके परम साथी और मेरे कट्टर दुश्मन मर्कल को यकीन है कि मैं क्विड का प्रयोग नहीं करूंगा। सर, आप क्विड का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? डायस किसी छोटे बच्चे की भांति विचलित होते हुए बोला। इस विशाल सेना दुश्मन के तार्किक व्यू और इन टेररिस्ट के अति क्रूर अत्याचारों से शोषित होती कॉमेट की सामान्य जनता को देख डायस अंदर तक हिल गया था। वो अभी तक क्विड के प्रयोग के बारे में सोचकर भी डर जाता था, परंतु अब वो खुद चाहता था कि नोकोविद क्विड का प्रयोग कर ले। नहीं डायस, मैंने मेरी पत्नी से वादा किया है। डायस का चेहरा लटक गया। वो सोचने लगा कि बिना क्विड के नोकोविद मर्कल को कैसे हराएगा। ये क्या मूर्खता भरा फैसला है। नोकोविद को समझ आ गया था कि डायस मर्कल के हथियारों से लेस इन टेररिस्ट से घबरा गया है। वो बेहद गंभीर स्वर में बोला, डायस, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बिल्कुल सर। उसे थोड़ा सा आश्वासन मिला था। नोकोविद ने आज तक जो भी बोला था वो करके दिखाया था। यदि वो बोमिनी में उसे यहाँ लाया है तो शायद वो उसे सुरक्षित वापस भी ले जाएगा। बस, तो फिर तुम चिंता मत करो। नोकोविद का ये बोलना था कि तभी बोमिनी ने संदेश भेजा, स्टील्थ मोड इन्वेडेड। डायस पूरी तरह से घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? वो लोग दुश्मन सेना के बीचों बीच फंसे हुए थे। यदि उनका स्टील्थ मोड इन्वेडेड हो गया तो वो लोग इतने क्रूर टेररिस्ट के बीच फंस जाएंगी। उनकी अजय सेना तो इस व्यू को भेद कर अंदर आने में बहुत समय लगा देगी। एक अनजान बहन ने डायस को बुरी तरह से भयभीत कर दिया था। नोकोविद अभी भी सामान्य था। तभी उन लोगों पर अनेकों हमले शुरू हो गए। बहुत सी कैटेगरी 2 वॉरशिप घेराबंदी करके बोमिनी पर हर तरफ से हमला कर रहे थे। बोमिनी ने उनका प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल स्क्रीन पर युद्ध का पूर्ण विवरण नोकोविद और डायस को दिख रहा था। बोमिनी ऐसा लग रहा था कि टड्डी के एक बहुत बड़े समूह के बीच फंस गया था। बोमिनी चाहे कितना भी विकसित स्पेसशिप क्यों ना हो, इतने सारे कैटेगरी 2 वॉरशिप से वो अकेला नहीं लड़ पाएगा और जल्द ही वो कैटेगरी 3 वॉरशिप भी आ जाएंगे जो कॉमेट ग्रह के आखिरी सुरक्षा घेरे में तैनात थे। डायस को लग गया था कि नोकोविद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बोमिनी अब जल्द ही नष्ट होने वाला था। उन दोनों की मौत निश्चित थी। डायस को अब भी अपनी जान से ज्यादा नोकोविद की चिंता थी। क्या इस महान शासक का इतना क्रूर अंत होना था? इन टेररिस्ट के द्वारा एक बहुत दर्दनाक मौत?